नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। बुलेटिन में सड़क से लेकर सियासत तक, शहर के चौक चौराहों से लेकर विधानसभा तक, क्राइम से लेकर कल्चर तक की सारी खबरें आपको दिखाएंगे। हमारे 15 रिपोर्टर्स अपने अपने शहरों की खबरें लेकर हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में कैंटोनमेंट सीट है, वहां पर भी चुनाव होना है। आप नज़ारे साफ साफ से देखें तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के दुरुस्त व्यवस्था की गई है। हालांकि आज नामांकन का पहला दिन है। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक नामांकन होना है। नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो 30 सितंबर तक जो है चलेगी। जितनी भी सीटें हैं, 11 बाई इलेक्शन की सीटें हैं, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ आचार संहिता लागू कर दी है बल्कि इस तरह के निर्देश भी दिए हैं कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी उन तमाम जगहों पर नहीं हो सकती है। जिन जगहों पर इलेक्शन होने हैं उसमें गंगोह, रामपुर, इगलास, लखनऊ कैंटोनमेंट, गोविंद नगर, मानिकपुर, प्रतापगढ़, जैदपुर, जलालपुर, बल्हा और घोसी की विधानसभा सीट है। सभी पार्टीज़ की मीटिंग करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्लियर कर दी गई हैं। सब आचार संहिता की व्यवस्थाएं, नॉमिनेशन की व्यवस्थाएं और जो रेट लिस्ट लागू होंगी, कैंडिडेट को खर्चा जो करना होता है 28 लाख रुपए तक का, वो सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं और अब सारी चीज़ें लीगली सभी अपने अपनी शेप ले रही हैं। कुल मिलाकर के उपचुनाव की जो 11 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी तैयारियां तमाम ज़िलों में मुकम्मल हैं। लखनऊ कैंटोनमेंट को लेकर के भी लखनऊ कलेक्ट्रेट का कमरा नंबर 19 पूरी तरह से तैयार है। अब इंतज़ार पूरी तरह से 30 तारीख तक का होगा और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के उफनाने से इन दिनों बाढ़ का आलम है और बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा शहरी मोहल्ले हैं जिनमें दारागंज का आप साफ तौर पर नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह सड़क तक पानी आ गया है और यहाँ पर दारागंज के चौराहे पर माँ गंगा की जो प्रतिमा लगी थी, करीब 15 फीट की ऊंचाई पर थी, उसके चरणों तक यहाँ पर जल आ चुका है। और इस सड़क पर जबकि यहाँ पर मोटर गाड़ियाँ दौड़ती थी, वहाँ पर अब नावें चल रही हैं और नीचे आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो इन सड़कों पर स्नान कर रहे हैं। यहाँ पानी भरा हुआ है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में तमाम श्रद्धालु हैं जो कि संगम नहीं जा पा रहे हैं। संगम जाने पर रोक लगी हुई है क्योंकि बाढ़ के चलते संगम का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर चौकियाँ सड़क पर लगी हुई हैं, तीर्थ पुरोहितों ने अपनी चौकियाँ लगाई हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से लोगों की जो आस्था है, भावना है, वो जरूर आहत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि माँ गंगा में लोगों की मान्यता है और जो हमारे रीति रिवाज हैं उसको पूरा करना है तो लोग उसको पूरा भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। गंगा और वरुणा के रौद्र रूप से पीड़ित हजारों परिवारों को आज खुशी की खबर मिली है। गंगा का पानी आज 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घट रही है। हालांकि इन 10 दिनों में गंगा के पानी ने बनारस में अच्छा खासा रौद्र रूप दिखाया है। जहां निचले इलाकों में हजारों घर के लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हुए, तो वहीं शहरी इलाकों में भी गंगा का पानी 100 मीटर अंदर तक जा पहुंचा था। दुकान पिछले 10 दिन से बंद हैं, तो वहीं मंदिरों में भी पानी प्रवेश कर चुका है। 10 दिन से इन मंदिरों में पूजन अर्चन पूरी तरीके से बंद है। तो ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल उस दर्द को बयां करती है जो पिछले 10 दिन से गंगा और वरुणा ने दिया है। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज़ 18। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे की तरह गोरखपुर के रेलवे बस अड्डे को भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत अब डेवलप किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोरखपुर के आरएम को एक लेटर आ चुका है कि अब आप अस्थायी रूप से कोई ऐसी जगह देखिए जहां से बसों को संचालित किया जाए। आरएम ने जिलाधिकारी को पत्र लिख के जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। गोरखपुर का ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बस अड्डा बनेगा, इसमें होटल का भी निर्माण होना है, इसमें शॉपिंग मॉल का भी निर्माण होना है, साथ ही एक पिक्चर हॉल का भी निर्माण होना है। यानी कि अब जो भी यात्री बस अड्डे पे या रेलवे स्टेशन पे आएंगे उनके रहने की, घूमने की, खाने की सारी सुविधा इसी बस अड्डे पे मिल जाएगी। गोरखपुर का ये बस अड्डा करीब 7 एकड़ में फैला हुआ है और निर्माण होने के बाद करीब 5 एकड़ की ज़मीन बसों के पार्किंग के लिए मिलेगी।
ना सिर्फ बस अड्डे की सूरत चमकेगी, बल्कि इस बस अड्डे के बन जाने के बाद शहर की जाम की समस्या भी दूर होगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। गाजियाबाद में तंदूरी खाना खाने वालों का जायका बिगड़ने वाला है। जी हां, गाजियाबाद नगर निगम ने गाजियाबाद के अंदर तकरीबन 2500 तंदूर और भट्टियों को बंद करने के आदेश दिए हैं। ये तंदूर और भट्टियां जो कि लकड़ी के कोयले से या कोयले से चलते हैं, इनसे प्रदूषण फैलने के चलते ही एनजीटी सख्त हुआ और सख्त होने के बाद एनजीटी ने आदेश दिए और उसी का अनुपालन कराते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने ऐसे 2500 भट्टी और तंदूरों को चिन्हित किया है जो कि लकड़ी या कोयले से चलते हैं। कभी कुत्ते पे बैन हो जाता है, कभी तंदूरों पे बैन हो जाता है। ना हम अपने शौक कर सकते, ना सही से खाना खा सकते। और ऐसे में नगर निगम भी सख्त है। जितने भी गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में कोयले की भट्टियां जल रही हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि उसको वो गैस के बर्नर की भट्टी में तब्दील कर लें। नगर निगम के इस आदेश का पालन न करने वालों पर नगर निगम 5000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना भी लगाएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। ये लोगों को जागरूक करने के लिए नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नोएडा बर्तन बैंक का शुरुआत की गई है, जहां पर लोगों को निःशुल्क बर्तन दिए जाएंगे। हालांकि एक निश्चित अमाउंट उनसे सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाएगा और जब लोग बर्तन वापस करेंगे उसके बाद में उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा। ये अच्छी शुरुआत बताई जा रही है और उद्देश्य ये है कि शहर को कैसे बेहतर साफ सुथरा लोगों की सहभागिता से रखा जाए, कैसे प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। होने वाली जो प्लेटों की गंदगी थी, थर्माकोल और प्लास्टिक की प्लेट है, उन पर बैन लग चुका है और उनका उपयोग ना हो, इसलिए इस बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है। हालांकि अभी ये एक बर्तन बैंक बनाया गया है, लेकिन लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए प्राधिकरण कई जगह पर ऐसी बर्तन बैंक की शुरुआत और करेगा। कैमरा पर्सन जय बसोया के साथ कुणाल जायसवाल, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। 2 दिवसीय उद्योग समागम शुरू हुआ। इस उद्योग समागम के जरिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मेरठ में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न खेल उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ODOP के तहत मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स का चयन किया गया है। बैट्स आपने देखे और ये देख सकते हैं आपकी ये रैकेट्स हैं और इनका भी निर्माण यहीं पर होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जाना जाता है मेरठ और ये स्टॉल्स अलग अलग लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में अलग अलग स्टॉल्स के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। ODOP का भी इसके अंदर रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसके अलावा भी जो अन्य उद्यम हैं या उद्यमी हैं या उत्पाद हैं, उन सब के विषय में भी जानकारी देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए और इससे नॉलेज भी मिलती है कि वो क्या क्या सरकार शुरू करने वाली है, कर रही है। खेल उत्पादों से खेलकर भारतीय खिलाड़ी एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाएंगे और भारत का नाम, मेरठ का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी चुनाव जीतने के बाद अमेठी क्षेत्र के संपूर्ण विकास को लेकर चिंतित नजर आई। वहीं अमेठी के गरीबों को लेकर स्मृति ईरानी के प्रयास से आज 5 बसों को चित्रकूट के लिए रवाना किया जा रहा है। अमेठी चित्रकूट नेत्र ज्योति तीर्थ यात्रा इसका नाम दिया गया है। ये निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाएगा। यहाँ के लोगों को करीब 377 लोगों की संख्या बताई जा रही है। चित्रकूट आँख खुलाने के लिए दीदी जी की तरफ से उन्होंने चुनाव जीता और गरीबों का सुन रही है। रजिस्ट्रेशन करा के ये बस में चढ़ रहे हैं और यहाँ से ये पहले चित्रकूट जाएंगे, वहाँ चित्रकूट धाम का दर्शन कराया जाएगा इनको बाकायदा। उसके बाद इनका निःशुल्क ऑपरेशन चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय में किया जाएगा। फिर ये वहाँ से 26 तारीख को इनकी आंखों के ऑपरेशन के बाद ये अमेठी पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का एक सराहनीय प्रयास अमेठी के लोगों को देखने को मिलेगा और इसको लेकर अमेठी की जनता भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। पप्पू पांडे, न्यूज 18 अमेठी। बुंदेलखंड में अरसे बाद आई बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जुट गया उनकी मदद के लिए। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासनिक अमला दिन रात एक किए हुए है। ऐसे में प्रशासनिक अफसरों ने तमाम जो इंतजाम है बाढ़ पीड़ितों के लिए वो भी किए हैं। मध्य प्रदेश में हुई लगातार बारिश के चलते बुंदेलखंड में बाढ़ जैसे हालात इस बार बन गए हैं। बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों में नदियां उफान पर हैं। बेतवा, यमुना के नदियों ने भारी तबाही मचाई है।
कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का लगातार दौरा किया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव राहत सामग्री राहत देने का प्रशासनिक अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। उससे अगर कोई गांव प्रभावित होता है या कोई फंस जाता है किसी तरह से, तो उसका तत्काल रेस्क्यू कराने के निर्देश दिए गए हैं और आवश्यकता अनुसार यदि खाद्य सामग्री की आवश्यकता है तो उसको भी वितरित कराने के निर्देश दिए। प्रशासनिक अमला बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अफसरों के परिवारीजन भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। झांसी मंडल की कमिश्नर और डीआईजी के परिजन भी उतरे हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में और उन्होंने वहां जाकर के बाढ़ पीड़ितों को फल और खाद्यान्न सामग्री बांटी है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। मुरादाबाद पुलिस को एक पिता पुत्र की तलाश है। ये शातिर पिता पुत्र आपराधिक घटनाओं को पुलिस की वर्दी पहनकर अंजाम देते हैं, इसलिए पुलिस ने इनका नाम रखा है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। मुरादाबाद पुलिस इन अपराधी पिता पुत्र के फोटो लगे पंफलेट व्यापारियों में बांट रही है और लोगों से अपील कर रही है कि अगर ये पिता पुत्र कहीं दिखे तो इसकी सूचना नजदीकी थाने में दें या फिर डायल 100 पर पुलिस को कॉल कर बताएं कि ये अभियुक्त कहाँ हैं। हम फिलहाल लोगों को, पूरे सराफा मार्केट को, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इनकी ठगी का शिकार ना हो और किसी भी तरह से कहीं ये मिलते हैं तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। फिलहाल ये व्यक्ति इतने शातिर हैं कि सभ्य परिवार में जाकर वहाँ उनके सोने के जो आभूषण होते हैं ये कहकर ले लेते हैं कि इस तरह के आभूषण उन्हें अपनी बेटी या बहन की शादी के लिए बनवाने हैं। परिवार के लोग जो होते हैं वो पुलिस की वर्दी में इनको देखकर वो अपने सोने के आभूषण दे देते हैं, जिसके बाद ये आभूषण लेकर फरार हो जाते हैं। इस तरह के कई मामले जब मुरादाबाद पुलिस के सामने आए तो पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ने की मुहिम छेड़ रखी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की ये मुहिम कब तक रंग लाती है। कैमरा पर्सन अब्दुल वाजिद के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18, मुरादाबाद। आजमगढ़ जिले में एक प्रधानाध्यापक ने 3 वर्षों में प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। अपने खर्चे पर प्रधानाध्यापक ने विद्यालय में 4 शिक्षकों को भी रखा, जिससे प्राथमिक विद्यालय इस निजी विद्यालयों को टक्कर देने लगा। हालत यह है कि 3 वर्षों के अंदर ही प्राथमिक विद्यालय के आसपास चलने वाले 4 स्कूल बंद हो गए। आपको बता दें, सठियाव ब्लॉक के सोनपुर प्राथमिक विद्यालय में 2016 में प्रधानाध्यापक लक्ष्मण सिंह ने कार्यभार संभाला। उस समय विद्यालय में महज 95 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें महज 25 छात्र ही विद्यालय आते थे। जिसके बाद प्रधानाध्यापक ने अपने वेतन से 4 अध्यापकों को पार्ट टाइम पर रखा। इसके बाद निजी विद्यालयों की भांति गांव-गांव जाकर अभिभावकों को बेहतर शिक्षा का वादा किया। जब हम आए तो 95 बच्चों का एडमिशन था, आने वालों में 30-35 बच्चे थे। आज यहाँ पर 293 एडमिशन है और करीब आने वाले में 255-60 बच्चे पर डे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और साथ में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। और आज स्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालय के अगल बगल चलने वाले निजी स्कूल में ताला बंद हो गया है, जिसको लेकर पूरे जिले में एक चर्चा बना हुआ है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। प्याज के दाम आसमान पर हैं और प्याज 60 रुपए किलो से लेकर के 80 रुपए किलो तक मार्केट में बिक रही है। जो खुले बाजार में लोग खरीदते हैं उन्हें यह प्याज 70 रुपए 80 रुपए और जो खराब प्याज है वो 60 रुपए किलो तक मिल रही है। तो महंगाई की मार प्याज पर पड़ी है और सेब सस्ता हो गया है प्याज से। सेब के दाम जो है 50 रुपए से 60 रुपए किलो के बीच है, जबकि प्याज के दाम 60 रुपए से 80 रुपए किलो के बीच में बिक रहे हैं मार्केट में। तो ये महंगाई जो आई है ये महाराष्ट्र में आई बाढ़ और बारिश की वजह से महंगाई आई है और हालत यह हो गई है कि लोगों को प्याज रुलाने लगा है और किचन से प्याज दूर हो गया है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, आगरा। अलीगढ़ में 2 घंटे की बारिश ने जिला प्रशासन की पोल खोल के रख दिया और आप देख सकते हैं कि ये प्रमुख चौराहा है जहां पानी भरा है और ये जलमग्न हो गया है पूरी तरीके से और यहाँ 1-1 फीट पानी भर गया है। गाड़ियों में चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियों को लोग जो है खींच के ले जा रहे हैं और गाड़ियाँ पूरी तरीके से इसमें पानी में बंद हो रही हैं। आखिर जिला प्रशासन इस पूरे मामले पे कुछ भी बोलने को तो तैयार है ही नहीं, लेकिन आखिर जिला प्रशासन की ये मनमानी कब तक चलती रहेगी और अलीगढ़ शहर का जब तक ये पानी ख़त्म नहीं होगा, जब तक इसकी समस्या दूर नहीं होगी, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रशांत कुमार, नेटवर्क 18, अलीगढ़।
दिल्ली सरकार जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करवा रही है वो मॉड्यूल उत्तराखंड सरकार भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में लगी हुई है और इसी कड़ी में अप्रैल में एक डेलीगेट दिल्ली के स्कूलों की मॉनिटरिंग करने के लिए गया था, वहां समझने के लिए गया था कि किस तरीके से दिल्ली सरकार पढ़ाई करवा रही है। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अभी तक उस दिशा में कोई काम यहाँ पर नहीं हो पाया है। अधिकारी यहाँ पर कहते हैं कि हम लगे हुए हैं समझने में, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर कमी है क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति एकदम से अलग है। साथ ही साथ उत्तराखंड के कई स्कूल जो हैं वो किराए के भवनों में भी चल रहे हैं। दिल्ली मॉड्यूल के स्कूल उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हो, ये एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर भी है, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो कोई भी काम असंभव नहीं है। अब देखना ये होगा कि मॉनिटरिंग हो गई, डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, अब उस पर काम किस तरीके से होता है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में नामांकन के लिए पहुंच रही हैं महिलाएं। महिलाओं में पंचायत चुनाव को लेकर के खासा उत्साह दिख रहा है। पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू होने के बाद महिलाएं खुलकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सभापति से लेकर बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत स्तर पर महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी दिख रही है। किसी की बेटी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है तो किसी की बहू और पत्नी। कुछ जगहों पर तो सास के खिलाफ बहू और ननद के खिलाफ भाभी चुनावी मैदान में है। ब्लॉक मुख्यालयों में नामांकन को पहुंची महिलाओं का दावा है कि वो अपने दम पर गांव की तस्वीर बदल सकती हैं। साथ ही गांव में जो काम पुरुष जनप्रतिनिधि सालों से नहीं कर पाए वो सब करके दिखाएंगी। कल तक घर के चूल्हे चौके में उलझी हुई महिलाएं आज पंचायत चुनाव के मैदान में खड़ी हैं। इसलिए महिलाओं की ये चुनौती उन पुरुषों के लिए भी चुनौती है जो कल तक पंचायत के चुनाव मैदान में ताल ठोकते रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी।